बेटा, पिछले वीडियो में मैंने ख्याति की चर्चा किया था और आपको बताया था कि फर्म के लाभों में हिस्सा पाने के लिए, पुरानी फर्म के लाभों में हिस्सा पाने के लिए नया साझेदार ख्याति की रकम लाता है और उसके संबंध में सारे लेखे करा दिए थे। दूसरी बात है कि फर्म के संपत्तियों और दायित्वों में भी नए साझेदार को वो हिस्सा मिलता है जो कि समझौते के द्वारा उसका हिस्सा तय किया जाता है। संपत्तियों और दायित्वों में हिस्सा पाने के लिए नया साझेदार पूंजी लाता है। वह पूंजी कितना लाता है, ये ज़्यादातर समझौते के द्वारा तय कर लिया जाता है कि वो कितनी पूंजी लाएगा। प्रायः समझौते के द्वारा ही ये एक निश्चित धनराशि तय कर दी जाती है, उतना पूंजी उसको लाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी प्रश्न में या कभी कभी समझौते में ये कर दिया जाता है कि वो उतना पूंजी लावे जितना कि फर्म में पूंजी है, या फर्म की पूंजी जितनी है उसके अनुपात में अपनी पूंजी लावे। तो अगर ऐसा कहता है तो आपको फर्म की पूंजी ज्ञात करनी पड़ती है, सारे समायोजन कर लेंगे, नई पूंजियाँ निकाल लेंगे और उस पूंजी के आधार पर संपूर्ण फर्म की पूंजी ज्ञात करेंगे और फिर उसमें नए साझेदार का हिस्सा निकाल करके वो पूंजी उससे लाने के लिए कहेंगे, वो पूंजी वो लाएगा। अगर वो पूंजी लाता है तो लेखा क्या किया जाएगा, ये देखिए। पूंजी जो भी लाएगा, प्रश्न में ये दिया हुआ होगा, वो पूंजी वो लाएगा, उसके लिए आप लेखा करोगे। तो फॉर ब्रॉड कैपिटल बाय न्यू पार्टनर, इसके लिए कैश और बैंक जैसी भी स्थिति हो, अगर वो बैंक में जमा करेगा तो बैंक में, नहीं तो अगर वो कैश लाएगा तो कैश और बैंक अकाउंट डेटर टू न्यू पार्टनर लिख रहा हूँ, लेकिन ये नाम होगा पार्टनर का, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेटर टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये लेखा वहाँ कर दिया जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको नए साझेदार के पूंजी लाने का लेखा करेंगे। एक यहाँ समस्या आती है, वो पूंजी ले आता है और फर्म की संपत्तियों और दायित्वों में हिस्सा पा जाता है, लेकिन फर्म की संपत्तियां और दायित्व जो चिट्ठे में दिखाए गए हैं उन्हीं को प्रामाणिक माना जाता है, उन्हीं को माना जाता है कि यही संपत्ति और दायित्व है। लेकिन आप लोग अपना विवेक इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोग ये सोच सकते हो कि जो संपत्ति या जो दायित्व चिट्ठे में दिखाया गया, जिस डेट को नया पार्टनर साझेदारी में प्रवेश कर रहा है, क्या उन संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य उतना ही है जितना कि चिट्ठे में दिखाया गया? अगर उतना हो तब तो यह बात जायज़ लगती है कि वो पूंजी ले आएगा और संपत्तियों और दायित्वों में हिस्सा पा जाएगा। परंतु प्रायः देखा जाता है, बार बार ये देखने को मिलता है कि संपत्तियों और दायित्वों का मूल्य बाजार में वो नहीं रह जाता जो चिट्ठे में दिखाया गया। तो यदि किन्हीं कारणों से फर्म के चिट्ठे में दिखाए गए संपत्तियों और दायित्वों के मूल्य में कोई अंतर पाया जाता है, कोई अंतर प्रतीत होता है, तो इस अंतर को भी ठीक किया जाता है, इस अंतर को भी समायोजित किया जाता है। इस अंतर को समायोजित करने के लिए फर्म में एक नए प्रकार का खाता बनाया जाता है, इसको कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता, अथवा समायोजन खाता, लाभांश समायोजन खाता भी कुछ विद्वान इसको कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। तो जब नया साझेदार आता है तो संपत्तियों और दायित्वों की पुनर्समीक्षा की जाती है और पुनर्समीक्षा करके पुनर्मूल्यांकन खाते के माध्यम से संपत्तियों और दायित्वों का नया मूल्य तय कर दिया जाता है और उससे होने वाले लाभ या हानि को पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है, पुराने साझेदारों में
पुराने अनुपात में, नए साझेदार में उसका हिस्सा नहीं दिया जाएगा। किसका लाभांश? समायोजन खाता अथवा पुनर्मूल्यांकन। पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र का खाता है, ये तुरंत ही इसके लाभ हानि को बांट करके बंद कर दिया जाता है और संपत्तियों और दायित्वों का जो भी मूल्य बनना होता है वो बन जाता है। ये एक अल्पकाल के लिए, छोटे काल के लिए तुरंत ही बनाया जाता है और इसे बंद भी कर दिया जाता है। ओके, तो एक पुनर्मूल्यांकन खाते का भी प्रश्न आ जाता है, क्योंकि संपत्तियों और दायित्वों में उसको हिस्सा मिल जाए और वो कम हो या ज़्यादा हो तो उसके प्रति अन्याय होगा, और साथ साथ पुराने साझेदारों का भी अगर संपत्तियों का मूल्य ज़्यादा हो तो उसके प्रति भी अन्याय होगा। इसलिए एक नई चीज़ आती है पुनर्मूल्यांकन खाता। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? संपत्तियों और दायित्वों के नए मूल्य को तय करने के लिए, नए मूल्य को व्यवस्थित करने के लिए, समायोजित करने के लिए एक नाम मात्र का अल्पकालिक खाता बनाया जाता है। इस खाते को ही पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। इससे होने वाले लाभ या हानि को पुराने साझेदारों में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। इस खाते का प्रारूप जरा देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक दिन विशेष के लिए बनाया जाता है, इसलिए डेट, जिस डेट को बनेगा ऊपर लिख दिया जाएगा कि किस डेट को बनाया जाता है। बाकी इसमें डेट के खाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्टिकुलर हो जाएगा। ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट। अब देखो बेटा, एक एक करके संपत्तियों को लेंगे और उनके मूल्यों में कमी या वृद्धि को देखेंगे। अगर उनके संपत्तियों के मूल्य में कमी आती है तो इसको डेबिट की तरफ लिखेंगे। टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। ये डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये एसेट्स का नाम लिखेंगे। मान लीजिए मशीनरी का मूल्य कम हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे। अगर भवन का मूल्य कम हो रहा है तो भवन का नाम लिखेंगे। यहाँ मैं संक्षेप में लिख दिया हूँ, लेकिन उस संपत्ति विशेष का नाम लिखा जाएगा। तो डिक्रीज को इधर दिखाएंगे डेबिट साइड में। इंक्रीज को, अगर संपत्तियों के मूल्य में इंक्रीज होता है तो क्या दिखाएंगे? इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। जिस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा उसको क्रेडिट की तरफ दिखाएंगे, जिस संपत्ति के मूल्य में कमी होगी उसको डेबिट की तरफ दिखाएंगे। इसी प्रकार दायित्वों के मूल्य में भी वृद्धि या कमी हो सकती है। तो टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ, increase in value of liability, यानी दायित्व के मूल्य में अगर वृद्धि होगी तो वो कहाँ दिखाएंगे? डेबिट साइड में। और अगर कमी होगी तो कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। इसी तरह से प्रोविजंस में, प्रोविजन के मूल्यों में वृद्धि हो तो भी उसे डेबिट में दिखाते हैं। टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रोविजन और रिजर्व। संचय और प्रावधानों के मूल्य में भी अगर वृद्धि होती है तो इसको इधर दिखाते हैं। अगर बाय द वे कमी हो जाए तो इधर दिखाएंगे। बाय डिक्रीज इन
वैल्यू ऑफ प्रोविजन एंड रिजर्व। इसी प्रकार से कभी कभी कोई संपत्ति होती है फर्म में, लेकिन वो किसी कारण से चिट्ठे में नहीं दिखाई गई है, तो ऐसी संपत्ति को दिखा देंगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसको क्रेडिट की तरफ दिखाएंगे बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स। ठीक है। इसी तरह से कोई दायित्व हो और उस दायित्व को अब तक ज्ञात न हुआ हो, लेकिन जब साझेदार आ रहा हो ज्ञात हुआ हो तो उसको भी दिखाएंगे। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है। किसी प्रकार के ओमिशन हो जाएं, त्रुटियां हो जाएं तो उनको भी, तो ओमिशन इन लायबिलिटी, ओमिशन इन लायबिलिटी। बाई, अगर एसेट्स में त्रुटि हो जाए, बाई ओमिशन इन एसेट्स। संपत्ति के मूल्य में त्रुटि हो जाए तो उसे क्रेडिट की तरफ दिखाएंगे। इस प्रकार से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। इसका जो अंतर आएगा वो बांटा जाएगा साझेदारों में। अगर इसका क्रेडिट का योग अधिक होता है, क्रेडिट साइड अधिक हो जाए, तो ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन होगा और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को बांट दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे ABC हो तो ABC में जो भी आएगा वो बांट देंगे। अगर बाय द वे डेबिट का योग अधिक हो जाए तो ये लॉस होगा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होगा। इसको भी पुराने साझेदारों में ही बांटेंगे और ये क्रेडिट की तरफ आ जाएगा। बाय पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ABC जैसा भी होगा वो लिख देंगे। इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बना दिया, कभी कभी जर्नल एंट्री के लिए कह देता है, तो इसी रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख करके आप जर्नल एंट्री भी पास कर सकते हो। जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ये नाम, पर्टिकुलर नाम लिख देंगे तो जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। आप लोग क्या करिएगा, इसको देख करके फिर जर्नल एंट्री आप अपने घर पे करिएगा, जिससे और भी आपको थोड़ा सा ये तैयार हो जाएगा। इस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा और पार्टनर्स की कैपिटल का लेखा किया जाएगा। आज बस इतना ही रहने दीजिए, शेष कल। धन्यवाद।